हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू पे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेस्टा जगत। हम पिछली वीडियो में मोनेरा जगत को कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से फिनिश किया है हमने। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड जगत, प्रोटेस्टा जगत। ओके, चलो देखो। प्रोटेस्टा जगत, प्रोटेस्टा जगत। तो देखो, जब हमने RS बिटेकर द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था, जब हमने प्रोटेस्टा में 5 लाइनें यानी कि 5 पॉइंटें लिखे थे, तो वो पॉइंटें हमें यहाँ रिपीट नहीं लिखना है। यहाँ मैं कुछ नया लिखाऊंगा, वो पॉइंट मैं खुद बोल देता हूँ आपको, और बाकी आप पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हो और बाकी आप देख लेना। जैसे कि आपका जो पहला पॉइंट था कि प्रोटेस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। इन जीवों में एक से केंद्रक जो होता है संपूर्ण केंद्रक होता है, लेकिन एक केंद्रक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं, 2 भी पाए जाते हैं, 3 भी पाए जाते हैं, है ना। तो इनके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होती है। इस जगत में ऐसे जीवों को रखा गया जिनका मेल किसी जगत में नहीं था, यानी कि 2 जगत में मेल खाने वाले जीवों को अधिकतर प्रोटेस्टा में रखा गया था। तो अब देखिए, अब तो ये 5 लाइनें हमें लिखनी नहीं है, इसमें कुछ नया लिखेंगे। लेकिन मैं जब भी बोर्ड पे कुछ भी लिखता हूँ, अपना पहला क्वेश्चन वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि प्रोटेस्टा जगत जो है आपका, वो किसने खोजा था। तो देखो, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, आपके 5 जगत थे: मोनेरा, प्रोटेस्टा, कबक, पादप और जंतु या एनिमल। तो ये 5 जगत हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि किस जगत की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट में, इन दोनों को किसने खोजा था? कार्ल लिनियस ने। कबक को किसने खोजा था? RH विटेकर द्वारा। प्रोटेस्टा को किसने खोजा आपका? तो हैकल ने। और मोनेरा को कॉपलैंड ने खोजा था। तो अभी आपका पहला ही क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टा जगत की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो आप बोलोगे हैकल ने। क्लियर। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कि देखो, आपने हमें अच्छे से पता है कि ये जगत है, सॉरी ये जगत है, और जगत के अंदर क्या आता है आपका? संघ। संघ आता है। तो प्रोटेस्टा जगत के अंदर कौन सा संघ आता है? तो हम लिखेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ, सॉरी प्रोटोजोआ संघ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रोटेस्टा जो संघ है आपका, वो किसने खोजा, यानी कि इसकी खोज किसने की। दूसरा, इसका जो नामकरण यानी कि सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ किसने दिया? नामकरण। ये हो गए आपके। तो देखो, इसकी जो खोज की वो की आपकी ल्यूवेन हॉग ने। नामकरण जो किया वो गोल्डफस ने। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, गोल्डफस। ठीक है, आपके यहीं से क्वेश्चन सारे स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्टा आज हमारा टॉपिक है। दूसरा जो जगत है आपका पढ़ रहे हैं हम, प्रोटेस्टा जगत। इसकी जो खोज की, इसे अलग से लिख सकते हो ऐसे करके। इसकी जो खोज की प्रोटेस्टा जगत की, वो हैकेल ने की थी। प्रोटेस्टा जगत के अंदर प्रोटोजोआ संघ आता है। प्रोटोजोआ जो संघ है आपका, इसकी जो खोज की वो ल्यूवेनहॉक ने की। इसका जो नामकरण है वो गोल्डफस ने दिया था।
इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हमें इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखना है जो कि अपने पिछले वीडियो से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि हम जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो थोड़ा इस संघ के कारण लिखने वाले हैं। देखो पहला पॉइंट, ये पॉइंट तो कॉमन रहेगा, ज़्यादातर हमेशा याद रखना। इस संघ या इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट, इस संघ के जीवों को प्रथम जंतु या आदिकालीन जंतु कहा जाता है। आदिकालीन जंतु कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इस संघ के जीव भारी सतह से अपने श्वसन यानी कि त्वचा से, भारी सतह मतलब त्वचा से अपने श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। नेक्स्ट, इस संघ के जीव अधिकतर जलीय तथा परपोषी हेट्रोटॉपिक होते हैं। देखो ये 4 पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। पहला शुरू से याद रखो, हम पढ़ रहे हैं प्रोटेस्टा जगत। तो प्रोटेस्टा जगत के अंदर आता है संघ। संघ कौन सा आता है? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? गोल्डफश ने। इस संघ की खोज किसने की? याद रखना, संघ और जगत में अंतर है और नाम में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना, तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखना। तो इसकी खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। प्रोटेस्टा जगत की खोज किसने की? हैकल ने। बाकी ये पांचों की अब पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है, इस जगत में एक कोश के यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। ये जो चारों पॉइंट है आपके, इस जगत के जीवों को प्रथम जंतु या आदिकालीन जंतु कहा जाता है। इस जगत के जीव बाहरी सतह से अपने श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। इस संघ के जीव अधिकतर जलीय तथा परपोषी यानी कि हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी कि अपना ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके बिल्कुल एकदम कॉपी एग्जाम में आए हुए हैं व्यापम में, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट करो। बाकी आपको मैं हल्का सा ही हेट्रोट्रोपिक परपोसी बता दूं, उसके बाद से फिर हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर एक एक एग्जाम्पल को फिर अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम चित्र बना के, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट करो। चलो आगे देखें। देखो
परपोषी स्वपोषी हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक। ये दो होते हैं आपके परपोषी, स्वपोषी, हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक। याद रखना एग्जाम में बिल्कुल इनकी मीन्स ना देते हुए भी इनकी सीधा क्या दे देता है आपको, बिल्कुल ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ, मैंने देखा भी आपको सीधा हिंदी में लिखा हुआ दे देता है। तो आपको इनकी ये मीनिंग है वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा ऐसे याद रख लो, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। स्वपोषी, परपोषी, हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक। तो देखो स्वपोषी में आप केवल पेड़ पौधों को लिख सकते हो। एक सेकंड मार्कर चेंज करो। स्वपोषी में अपन लिख सकते हैं पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु भी होते हैं। परपोषी में आप मानव लिख सकते हो और यानी जो भी जानवर वगैरह सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत, कुछ भी आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, ये जो आपका परपोषी है ना, ये 3 भागों में बटा होता है। हेटरोट्रोपिक जो है 3 भागों में रहता है। देखो मृतोपजीवी, तो जीवी, एक परजीवी, एक सहजीवी। 3 टाइप के होते हैं। ये होता है आपका सेप्रोफाइटस, पैरासाइट और ये सिम्बायोटिक। ठीक है, अब ये आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। अब ये आगे सब यूज होंगे, किसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सहजीवी, लाइकेन पढ़ा होगा, मृतोपजीवी आप कवक पढ़ते हैं, सेप्रोफाइटस। अब इनमें एक एक लाइन का अंतर है। मृतोपजीवी जो अपना जो मृत जीव होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी प्रॉपरली दूसरों पे आश्रित रहते हैं। सहजीवी किसी के साथ अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। तो ये सब टॉपिक अभी अपने आगे आएंगे, अपन पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा यूज हुआ था कि परपोषी क्या है। तो परपोषी को हेटरोट्रोपिक बोलते हैं। परपोषी 3 टाइप में बटा हुआ रहता है, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतोपजीवी सेप्रोफाइटस, परजीवी पैरासाइट्स और सहजीवी सिम्बायोटिक। ओके। और ये स्वपोषी यानी कि ये किसी पे आश्रित नहीं रहते, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे अपन अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। देखो अब हमने इनके बारे में जाना कि प्रोटेस्टा जगत के अंदर प्रोटोजोआ संघ आता है, और प्रोटोजोआ संघ में क्या पढ़ा हमने, उसके 3-4 पॉइंट पढ़े थे। प्रोटोजोआ संघ, ठीक है। तो अब इसके प्रोटोजोआ संघ के हम उदाहरण लिखेंगे। जैसे कि हम पहला लिखेंगे अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, गोनियलेक्स, गोनियलेक्स, डाइटम्स, डाइटम्स, एसिटिबुलेरिया,
एसिटिबुलेरिया, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना गोनियलेक्स डाइटम्स एसिटिबुलेरिया, क्लेडेमोनास क्लेडोमोनास क्लेडेमोनास, अपंग फफूंदी फफूंदी आदि। तो देखो ये अपने प्रोटोस्टा जगत के अंदर क्या आता है, प्रोटोजुआ संघ आता है। और प्रोटोजुआ संघ जो आता है, प्रोटोजुआ संघ के ये आपके जीव हैं, यानी कि अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना गोनियलेक्स डाइटम्स एसिटिबुलेरिया क्लेडेमोनास अपंग फफूंदी और आदि। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इनके बारे में हमें पूरा अब डिटेल पढ़ना है, क्योंकि हमने जब RH बिटेकर द्वारा पढ़ी थी, हमने 5 जगत प्रणाली जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने सिर्फ क्या लिखा था, एग्जाम्पल लिखे थे। अब हमें क्या करना है, इनके बारे में डिटेल पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डिटेल में ही आएंगे। जैसे कि आपके अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, इन 3 से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो हम इन्हें चित्र बनाकर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और पढ़ना है हमें, प्रोटोजुआ संघ के परजीवी जंतु। देखो उन्हें मैं एग्जाम्पल लिख दूं, फिर उसके बाद हमें डिटेल तो पढ़ना ही है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और प्रोटोजुआ संघ के परजीवी जंतु, ये पेपर में मैंने कई बार देखे हैं। प्रोटोजुआ संघ के परजीवी जंतु, देखो प्लाज्मोडियम लीशमानिया, डोनावानी, और है आपका ट्रिपनेसोमा ट्राइकोमोनास एंड अमीबा जिंजिबिलियस एंड अमीबा जिंजिबिलियस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका और आपको देखो अब इतना सारा तो अच्छे से बुकों में मिल जाता है। अब आप इस बार नया एक एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल तो बहुत हैं, लेकिन हमें एग्जाम में आते जाते हैं, मिलते जाते हैं, जो मोस्ट होते हैं उन्हें हम करते जाते हैं। आया था आपका जियार्डिया, ये आया था आपका एग्जाम्पल कि ये किस संघ का परजीवी जंतु, ये आपका प्रोटोजुआ संघ के परजीवी जंतु। तो ये हो गया आपका जियार्डिया, एक है बेवेसिया, ये हो गए आपके टोटल। ठीक है, तो देखो आपको डिटेल, जिसके प्लाज्मोडियम, इनमें सिर्फ एक एक लाइन की बातें हैं, सब में एक एक लाइन, बाकी सब आपको अगर आपको इनके एग्जाम्पल याद रह जाएं वही काफ़ी है। और थोड़ा बस इनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल पढ़ना है कि क्वेश्चन इन्हीं के बारे में आते हैं, वो भी इन तीनों के बारे में, अमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, तो अब आप इन्हें अच्छे से देख लो और आप स्क्रीनशॉट करो, फिर अपन आगे इनके बारे में एक एक करके अच्छे से लिखते हैं और पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ें।
देखो, अब हम प्रोटोजुआ जो अपना चल रहा है संघ, अब हम पहला जो एग्जाम्पल है हमारा अमीबा, तो अब अमीबा को हम टारगेट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अमीबा से ही आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो देखो अमीबा। ये अमीबा, अमीबा में मैं आपको पॉइंट करके लिखाऊंगा 4-5 पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल एकदम कॉपी पूछे गए हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे बोलना भूल गया, मैंने कमेंट्स पढ़ा, उसमें लिखा था कि सर आप अपनी वीडियो में लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब क्यों नहीं बोलते हो। तो बेटा ऐसी बात है, अगर मेरे कहने से कोई लाइक शेयर कमेंट अगर करता या सब्सक्राइब करता, तो अब तक मेरे मिलियनों में सब्सक्राइब हो जाते। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपने कम टाइम में मुझे इतना बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया सबको। और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। अब देखो, जिसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है वो खुद कर लेगा, किसी के कहने से कोई नहीं करता। किसी को ज़रूरत है तो वो खुद कर लेगा, आप मेरे कहने से या किसी के कहने से वो क्यों करेगा। वो हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा ज़रूरत होगी तो। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखो, और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। देखो अमीबा पढ़ेंगे हम। पहला क्या है अपना अमीबा में, पहला पॉइंट लिखेंगे। देखो, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा अमीबा में कि अमीबा पहली बात तो किस जगत का जीव है, तो आप पहला आंसर आपका होगा प्रोटेस्टा जगत का। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे अमीबा किस संघ का जीव है, तो आप बोलोगे प्रोटोजुआ संघ का जीव है। तो इसलिए मैं आपके इसके 2 पॉइंट और है जो कि आपसे पूछे गए, मैं पूरे 7 नहीं लिखा रहा, मैंने आपको 7 इकाई लिखाई थी, जगत संघ वर्ग गण ये सारी चीज़ें लिखाई थी। लेकिन हम ये ना करते हुए इसमें 2 चीज़ देखो, अमीबा जो है जो नाम है वो एक वंश है। ठीक है, अमीबा वंश है। इसका जो जगत है वो जगत है, अमीबा का जो जगत है वो प्रोटेस्टा है, संघ है वो प्रोटोजुआ है। अब इसकी बात करें हम, इसका जो वर्ग है ये किस वर्ग का है, तो ये सार्कोडेना, सार हाँ सार्कोडेना, ये इसके वर्ग का नाम है। ठीक है, देखो अब पहला पॉइंट इसका, अमीबा झीलों व तालाबों में पाया जाता है। दूसरा, अमीबा में सिर्फ एक केंद्रक होता है, केंद्रक, एक केंद्रक होता है। तीसरा, सबसे अच्छा पॉइंट इसका, अमीबा का आकार अनियमित होता है, अनियमित होता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसका। अब ये क्या होता है, मैं अभी आपको इसका चित्र बना के अच्छे से समझाऊंगा। अमीबा का आकार अनियमित होता है, यानी कि ये अपना आकार बदलता रहता है। चौथा, ये एकमात्र ऐसा जीव है, या एक मात्र ऐसा जीव है जिसके मुख ना होने पर अन्य जीवों की तरह अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन ग्रहण
करता है। अब देखो इसके पॉइंट पढ़ो और बाकी और याद आएगा तो मैं भी लिखा दूंगा साथ में। अमीबा झीलों व तालाबों में पाया जाता है, जहाँ पर शैवाल होते हैं अधिकतर। अमीबा में सिर्फ एक केंद्रक होता है। अमीबा का आकार अनियमित होता है। यह एकमात्र ऐसा जीव है जिसके मुख ना होने पर भी अन्य जीवों की तरह ये अपना भोजन ग्रहण करता है। अब देखो इसका मेन पॉइंट, अमीबा में कृत्रिम पाँव, कूटपाद, पाए जाते हैं, जिनसे अमीबा अपनी गति यानी कि चलता है, अपनी गति करता है तथा भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। ये अमीबा के सारे पॉइंट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ये क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से इन पॉइंटों को याद रख लो। अमीबा झीलों व तालाबों में पाया जाता है। अमीबा में सिर्फ एक केंद्रक होता है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने इसमें बोला था आपसे, वैसे सब में एक केंद्रक ही होता है, एक कोशिकीय जीव में, कि अभी और जीव आएंगे उनमें एक से अधिक केंद्रक होगा, ठीक है, इसलिए बोला है। अमीबा में सिर्फ एक केंद्रक होता है। अमीबा का आकार अनियमित होता है। अभी आप जैसे सेल पढ़ोगे, कोशिका पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको एक ऐसी कोशिका आ गई जो कि उसका आकार अनियमित होता है। ऐसे 2-3 पॉइंट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, अपन याद रखना है। अभी यहाँ एक एग्जाम्पल आ गया हमारा कि अमीबा का आकार अनियमित होता है, जैसे कि ये मार्कर है तो भी ऐसा ही है, इसको अपन, अब ये क्या होगा अगर इसका आकार ये टेढ़ा हो जाए या ये बड़ा हो जाए तो ये आकार ही तो चेंज हो गया ना। तो अभी मैं बताऊंगा चित्र बना के। यह एकमात्र ऐसा जीव है जो कि, अब देखो खुद, एक ऐसा जीव, अब जब आकार बदलेगा तो इसके मुख का एंगल तो वैसे चेंज हो जाएगा, पता ही नहीं चले इसका मुख किधर है। इसलिए बोला जाता है कि ऐसा जीव है जिसके मुख ना होने पर भी एक अन्य जीव यानी कि हम जैसे या कोई भी छोटा जीव की तरह ये अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में कृत्रिम पाम कूटपाद पाए जाते हैं। अब कृत्रिम ही पाए जाएंगे क्योंकि उसमें आकार ही बदलता रहता है, तो फिक्स तो हो ही नहीं सकते। कृत्रिम पाम कूटपाद पाए जाते हैं, वही पैर की बात चल रही, कृत्रिम पाँव या कूटपाद पाए जाते हैं जिनसे अमीबा अपनी गति करता है, गमन करता है और अपना भोजन पकड़ता है और उससे खाता है। आप इतना स्क्रीनशॉट करो, मैं इसका चित्र बनाता हूँ फिर और अच्छे से समझ। देखो देखो यार, अब अमीबा आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये आपका ये इस तरीके से का जो आकार है ना, अभी इसका ये स्पेस जो हो रहा है, इसका ये आकार निकल रहा है, इसका इस टाइप का शेप जो निकल रहा है, तो मान के चलो यहाँ एक स्पेस है। तो अब क्या होगा, मान के चलो यहाँ एक खाद्य कणिका है। पहले मैं आपको इसकी सारी चीज़ें बता दूँ। देखो इसमें एक तो केंद्रक होता है, केंद्रक,
इसके अंदर जो ये भरा हुआ है ये पूरा तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थ जितना भी भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, ये सब कोशिका हमें पता चलेगा हम जब हम कोशिका पढ़ेंगे, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं हम एंडोप्लाज्म, सॉरी इसे हम एक्टोप्लाज्म। जीव द्रव्य को ही जो दो भागों में, आप इन दोनों को क्या बोल सकते हो, देखो मैं बताऊं, एंडोप्लाज्म, 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 एक एक्टोप्लाज्म। जीव द्रव्य जो है आपका, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है साइटोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर भरा रहता है उसे जीव द्रव्य बोलते हैं। इसका दो भागों में बटा रहता है, अंदर के भाग को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। इधर इस यहाँ तक का जो भाग रहता है इसके अंदर जो भरा हुआ भाग है ये वाला, इससे बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्म। ये इसमें एक केंद्रक होता है ना, ये यहाँ रक्तदानियाँ होती हैं, रसदानियाँ या रक्तदानियाँ बोल सकते हैं हम, रसधानियाँ, भोजन पचता है यहाँ, रसधानियाँ, रसधानियाँ, ठीक है। अब देखो आप, ये जो सेब बन रहे हैं ना इस टाइप के, इनको आप बोल सकते हो कूटपाद, कूटपाद या कृत्रिम पाँव बोल सकते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना, कि अमीबा में उंगलियों के समान प्रवर्ध निकलते हैं, प्रवर्ध, प्रवर्ध, प्रवर्ध निकले जाते हैं, निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कूटपाद या कृत्रिम पाँव बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, कूटपाद या कृत्रिम पाँव खाद्य कणिका जो होती हैं, ये तो खाद्य कणिका यानी कि खाद्य कण जो इनके सामने दिखता है उसे खाने में और इनको गति करने में, पानी के अंदर ऐसे इस तरीके से चलने में इनको सहायता देते हैं, ये कूटपाद। अब जरूरी नहीं है ये मैंने चित्र बना ऐसा ही हो। अब क्या हुआ, अब ये वाला मान के चलो यहाँ कुछ खाने को रखा है, ये खाद्य कण है, अब अमीबा को इसको खाना है, तो यहाँ इसका ये सेब बन रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो सेब है ना वो और भी इस तरीके से गहरा हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, और फिर अमीबा का आकार ऐसा हो जाएगा। तो खाद्य कणिका के कितने करीब आ गया, अब ये ऐसे आ गया, यानी कि इसका जो भोजन है अब इस जगह आ गया। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस टाइप पे इस शेप को, अब ये सॉरी इस वाले शेप को ये आगे इतना बढ़ा लेगा, यानी कि खाद्य कण भी यहाँ पहुँच गया। फिर और आगे क्या करेगा, धीरे धीरे ये फिर क्या करेगा, इसे इस तरीके से, यानी कि ये फिर यहाँ बंदी हो जाएगा, यानी कि खाद्य कण को ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो इस तरीके से ये अपने भोजन को ग्रहण करता है, इस तरीके से अंदर ले जाता है और खा लेता है। तो इस कारण इसका क्या है, जो आकार है ना, ये देखो पहले ऐसा था, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, यानी कि इसका जो आकार है ना वो एक अनियमित आकार है, यानी कि ये अपना आकार बदलता रहता है, ठीक है। तो इससे कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपको ये समझाना था कि खाद्य कण का क्या सिस्टम है। तो आप ये चित्र चाहे ऐसा बना सकते हो और ये आपके इसके नाम दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे हटाता हूँ, फिर अपन पढ़ते हैं सीधा पैरामीशियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पैरामीशियम, स्क्रीनशॉट करो आप। देखो साफ करें हम, इससे आगे बढ़ें। एक चीज़ और याद रखना, चलो अभी लिखा हूँ, अभी मैं साफ करूँ इसे। एक चीज़ और लिख लेना, इसकी जो खोज की थी अमीबा की, वो रोजन हॉक ने की थी, ठीक है। इसकी खोज किसने की, रोजन हॉक ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम पैरामीशियम। नेक्स्ट उदाहरण है अपना पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम, इसमें हमें कुछ वर्ग वंश जो भी कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें सीधा पढ़ना है इसके अंदर पैरामीशियम को स्लीपर, स्लीपर जंतु कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक
पाए जाते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लघु केंद्रक, एक को बोलते हैं हम गुरु केंद्रक। मैं भी चित्र बनाऊंगा जब बता दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके ये दो क्वेश्चन ही रहते हैं ज़्यादातर, तो स्लीपर जंतु कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें दो केंद्रक होते हैं, बाकी इसके जो चित्र है ना उसमें इसके क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका आकार चप्पल के आकार का है। ठीक है, इसलिए इसको स्लीपर जंतु कहते हैं। तो चप्पल आकृति का जीव किसे कहते हैं? हम पैरामीशियम को बोलते हैं। तो लिख सकते हैं हम इसे यहाँ, चप्पल आकृति वाला जीव। ठीक है, देखो 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 इसके नामकरण से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये तो इसका होता है मुख। ठीक है, जिस तरीके से अमीबा का जो जीव द्रव होता है अंदर का भरा हुआ तरल पदार्थ दो भागों में बटा होता है, इसका भी दो भागों में बटा रहता है। इस वाले भाग को कहते हैं हम एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर का तरल पदार्थ है इसे बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं हम? एंडोप्लाज्म। तो इसे क्या बोलेंगे हम? एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म। अब देखो, जैसे अमीबा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अमीबा है आपका वो किस चीज़ से अपने मतलब खाद्य के लिए, अपने जो खाने के लिए जो मतलब अपना उसका भोजन है वो किससे पकड़ता है और अपनी गति किससे करता है? तो आप आंसर दोगे कूटपाद या कृत्रिम पाँव। ठीक है, अब यहाँ ऐसे इसका आएगा कि ये वाला जो जीव है आपका पैरामीशियम, ये गति अपना किससे करता है? ये क्वेश्चन आएगा। भोजन तो इसका ये मुंह है, इससे खा लेगा, लेकिन ये गति करता है इनसे। अब ये भाई है क्या, इसका नाम क्या है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है रोभाम या सीलिया। सीलिया, ये दो वर्ड आएंगे, रोभाम या सीलिया। और ये जो जो लाइन से बना हुआ है ना, ये इसे बोलते हैं पेलिकल आवरण। पेलिकल आवरण, ये जो आवरण है बना हुआ है इसका, ये इसे बोलते हैं पेलिकल आवरण। ठीक है, इसमें दो केंद्रक होते हैं, इसे बोलते हैं हम लघु केंद्रक। लघु केंद्रक। एक यहाँ होता है इसका, इसे बोलते हैं हम दीर्घ केंद्रक यानी बड़ा केंद्रक। ठीक है, ये होता है आपका दीर्घ केंद्रक या आप बोल सकते हो बड़ा केंद्रक। अब इसमें कुछ बचा? हाँ, बस इतना ही। देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो पैरामीशियम है वो अपनी गति किससे करता है? तो आप आंसर दोगे रोबाम या सीलिया। अब याद रखना, मैं यहाँ आपको अच्छे से लिखाऊंगा और इसे मैं साफ नहीं कर रहा ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। अमीबा, अगर अमीबा की गति की बात करें तो आप लगाओगे कूटपाद।
ठीक है। अगर आपसे बोलेगा पैरामीशियम, पैरामीशियम, तो ये आएगा आपका रोभाम। ठीक है। अभी आपसे आगे इसके बाद जो पढ़ रहे हैं हम, यूग्लिना। ठीक है। इसके लिए मैं अभी लिखा दूंगा, लेकिन मैं अभी जब तक पढ़ाऊंगा जब भी बताऊंगा, या फिर मैं लिखा, देखो अभी इसका आएगा, क्या बोलते हैं उससे, सीलिया तो अपना जो हो गया, रोबाम सीलिया, ये आएगा कसाविक, कसाविक। तो ये तीनों की गति देने के अंग है। अमीबा किससे करता है, कूटपाद या कृत्रिम पाद से अपना गति करता है। पैरामीशियम रोवाम या सीलिया से करता है। यूग्लिना करता है अपनी कसाबिक, यानी कि एक पूंछ आकार की होती है, जो मैं अभी इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट करो, मैं यूग्लिना पढ़ाऊंगा आपको। अब है आपका यूग्लिना, यूग्लिना। देखो यूग्लिना, ये पेपर में आपसे अमीबा की तरह ही पूछा जाता है काफ़ी बार। इसका मेन पॉइंट, इसे हरा प्रोटोजोआ जीव कहा जाता है। कर सकता है तथा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लिख सकते हैं हम, यहाँ चित्र बना देंगे, लेकिन इसे पादप तथा जंतु की संयोजक कड़ी माना जाता है। इसके मेन क्वेश्चन, इसे हरा जंतु या हरा प्रोटोजोआ जीव, या इसे पादप तथा जंतु की संयोजक कड़ी कहा जाता है। ये तीन क्वेश्चन इसके अच्छे तरीके से घूम फिर के आते जाते रहते हैं। ठीक है। इन तीन क्वेश्चनों पर अच्छे से ध्यान देना है। इसे हरा प्रोटोजोआ जीव कहा जाता है। इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है तथा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इसे पादप तथा जंतु की संयोजक कड़ी कहा जाता है। देखो अब इसके चित्र से हम थोड़ा सा और समझेंगे।
देखो इसे बोलते हैं हम कशाविक। कशाविक, इससे ये करता है गति। ठीक है, यही वही है आपका एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो अंदर वाला है वो आपका एंडोप्लाज्म। ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, अब पूछ ले इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, बाकी आपसे पूछा जाएगा कि यूग्लिना जो गति करता है वो किससे करता है? कशाविक द्वारा। इसमें केंद्र कितना होता है? यानी कि एक केंद्रक होता है। केवल पैरामीशियम में ही दो केंद्रक होते हैं। आप वैसे याद रख लेना, उसका नाम कैसा है पैरामीशियम का? स्लीपर जंतु। तो हम अपने पैर में एक स्लीपर थोड़ी ना पहनते, दो स्लीपर पहनते हैं। सिर्फ क्लियर है कि दो केंद्रक होते हैं, बाकी सब में एक केंद्रक होता है। ठीक है, और ये आवरण जो है वही पेलिकल आवरण कहलाएगा। पेलिकल, पेलिकल आवरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपना यूग्लिना से। अब देखो कभी कभी क्या होता है, यूग्लिना अगर प्रकाश नहीं मिलता है तो ये खुद से ही खाद्य पदार्थ, मतलब खुद की त्वचा से खाद्य पदार्थ ग्रहण कर लेता है, यानी कि और किसी से ग्रहण कर लेता है। यानी कि इसको अगर प्रकाश भी ना मिले ना तो ये अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेता है, इसलिए इसे मिश्रपोषी भी बोलते हैं। मिश्रपोषी जीव भी बोलते हैं, यानी कि इसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना हो, यानी कि इसको प्रकाश ना मिले फिर भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता है। ठीक है, और याद रखना ना तो पैरामीशियम में आपका कोशिका वृत्ति पाई जाती है, ना आपकी पैरामीशियम में कोशिका वृत्ति पाई जाती है। बस यूग्लिना में आपकी कोशिका वृत्ति पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, और ये तीन क्वेश्चन तो अच्छे से याद रख लेना। इसे हरा प्रोटोजोआ जीव जंतु कहा जाता है, जीव कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल्म परारित पाया जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ये इसके मेन पॉइंट। इसे पादप जंतु की संयोजक कड़ी कहा जाता है, इसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि यूग्लिना जो गति करता है वो किससे करता है? कशाविक से करता है। ये तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार मिल जाएंगे, है। आप जब प्रीवियस एग्जाम लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो। इसके बाद से जो इसके जो एग्जाम्पल जो बचे हैं सब में सिर्फ एक एक लाइन याद रखना है, बाकी सारे एग्जाम जो अपने एग्जाम्पल हैं सॉरी वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे बचेंगे प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतु। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एसीटी बुलेरिया। एसीटी बुलेरिया देखो, यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सबसे बड़ा जीव है। यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सबसे बड़ा जीव है तथा यह एक कोशिकीय शैवाल भी है। तथा यह एक शैवाल भी है। इसका उपयोग अनुसंधानों में किया जाता है। दूसरा डाइटम्स। जो डाइटम्स है ये क्या करता है? यह पानी में डली
लाश की समय विधि बताने में मदद करता है, मदद करता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। इसका जो शेप है, आकार है, इसका आकार साबुन दानी जैसा है। इसे शो बॉक्स भी कहा जाता है। एक प्रकाश संश्लेषी जीव है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछ लेगा। और इसे पीला शैवाल भी बोलते हैं, इसे शैवाल भी बोलते हैं। अब ये मत सोचना कि शैवाल भी इसके अंदर आ गए, क्या है सब। मैंने बोला था प्रोटेस्टा के जगत के अंदर ऐसे जीवों को रखा गया जिनका मेल किसी अन्य जीवों में बिल्कुल एकदम सेपरेट शैवाल नहीं थे, सेपरेट ये कवक नहीं थे, ये सेपरेट पादप नहीं थे, ये सेपरेट अन्य जीव नहीं थे। इनके अंदर कुछ दूसरे मतलब गुण थे, इसलिए इन दो दो मतलब जगतों के इनके अंदर गुण थे, इसलिए इनको इस जगत में रख दिया गया। ठीक है, एसिटिबुलेरिया डाइटम्स, आपका गोनियालेक्स, इसे लाल शैवाल कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। बस औरों के बारे में याद रख लेना एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। देखो तीनों को अच्छे से समझ लो। और तो औरों के बारे में हमें पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये एग्जाम्पल इसका है। ठीक है, एसिटिबुलेरिया एक कोष की यूकैरियोटिक सबसे बड़ा जीव तथा एक शैवाल भी है। इसका उपयोग अनुसंधानों में भी किया जाता है। एक सेम इतनी सी लाइन आपको एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, डाइटम्स या पानी में डली लाश की समय विधि, यानी कि कोई व्यक्ति पानी में डूब के मर जाता है, उसकी जो समय विधि की, ये कितने टाइम पहले मरा था, ये इससे कितना समय हो गया, ये सारी चीज़ इसके बारे में इससे पता लगाई जा सकती हैं। तो इसका अनुसंधान में इसका भी यूज होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। इसका जो आकार होता है वो साबुनदानी जैसा होता है, इसलिए सॉफ्ट बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। गोनियालेक्स, इसे लाल शैवाल भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जो तालाब है, नदी है, उनका जो ऊपर की जो लेयर होती है पानी की, वो लाल लाल पड़ जाती है, वो गोनियालेक्स के कारण ही पड़ जाती है। ठीक है, तो ये अपना आज प्रोटेस्टा जगत के अंदर प्रोटोजोआ संघ के सारे जीवों के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया। अब हमारा प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतु के बारे में पढ़ेंगे। और आपके माइंड में इतना भी आना चाहिए कि परजीवी जंतु जब मैं बोल रहा हूँ, तो जब आप बीमारियाँ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, पढ़ते हैं परजीवी से होने वाली बीमारियाँ। तो आप अच्छे से याद रखो कि अपना पीछे जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है मोनेरा, उसमें हमने जीवाणु की बीमारियों को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ जब परजीवी जंतु पढ़ेंगे तो हम परजीवियों से होने वाली सारी बीमारियाँ भी यहाँ पढ़ लेंगे। फिर हमारी एक बीमारियाँ बचेगी जो कि हमारी वायरस से होने वाली, विषाणु से होने वाली जो बीमारी है, उनको हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जेनेटिक हैं जो तुम्हारी, वो बाद में पढ़ी जाएंगी, लेकिन अपनी वायरस की बचेंगे, वो इन टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम पढ़ लेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपका प्रोटोजोआ संघ के परजीवी जंतुओं के बारे में अच्छे से डिटेल बताऊंगा, जिसमें आपके प्लाज्मोडियम में जो भी मैंने अभी सारे लिखाए थे, एंटाबीमा, जिंजेबिलियस, हिस्टोलेटिका, जियार्डिया, बेबिशिया, ये सारे बारे, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, जैसे हमने इनके बारे में पढ़ा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उनके बारे में भी आया है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।